नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हमारे देश के रक्षा मंत्री की तरफ से पाकिस्तान का एक और टुकड़ा करने के लिए बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट दिया गया और जैसे ही इन्होंने इस बात को क्लियर कहा, पूरे हॉल में जितने भी व्यक्ति मौजूद थे सब भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और जैसे इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि भारत का एक हिस्सा जो आज पाकिस्तान के पास में मौजूद है, आज नहीं तो कल सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है और जब सीमाएं बढ़ेगी तो वो हिस्सा भी भारत का कहलाएगा। आज की इस वीडियो में हम उस हिस्से के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उसके बाद में पाकिस्तान किस प्रकार से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून याद दिला रहे हैं। कैसे भड़काऊ बयान देना अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर तुम ये बात बोलो कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमें लग रहा है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी से ज्यादा दुनिया को लेकर डूबेंगे, तो वो किसी प्रकार का भड़काऊ बयान नहीं है। पर हमारे देश के रक्षा मंत्री ने जैसे इस बात को लेकर क्लियर कहा कि हम इस हिस्से को आज नहीं तो कल भारत में मिलाएंगे, तो इन्हें वो भड़काऊ लगता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान आज बौखलाया हुआ है और क्या भारत अखंड भारत की अब तैयारी कर रहा है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि चाहे सिंध आज भारत से अलग हो, पर उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके पूजा पाठ, उनके रीति रिवाज कभी भारत से अलग नहीं हुए हैं। जैसे भारत के अंदर सिंधी निवास करते हैं, सिंधी हिंदू निवास करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर सिंधी हिंदू निवास करते हैं। आज नहीं तो कल वो भारत का हिस्सा होगा। अब इन्होंने जैसे इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, तो ये स्टेटमेंट दिया कहां? अब हुआ क्या, आज तो है सोमवार, कल था रविवार। तो रविवार के दिन सिंधु समाज का, यानी कि ये जो सिंधी है उस समाज का एक यहाँ पर छोटा सा कार्यक्रम था। उसी सम्मेलन के अंदर कौन पहुंच जाते हैं? हमारे देश के रक्षा मंत्री पहुंच जाते हैं और वहीं पर अपने अभिभाषण के दौरान एक पुस्तक को लेकर ये चर्चा कर देते हैं। पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है इनकी, यानी कि आडवाणी जी की। आडवाणी जी की पुस्तक का नाम है उरका कोट। इनके द्वारा जो उरका कोट लिखी गई है उसके अंदर सीधे तरीके से सिंध को लेकर चर्चा की गई है। और मैं आपको एक बार क्लियर कह दूं, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कई बार इस बात को डिक्लेयर किया है कि सिंध को भारत के अंदर मिलाना उनका सबसे बड़ा सपना है। शायद यहीं से वो अखंड भारत की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा सपना है। और आप जब भी राष्ट्रगान गाते हैं तो आपने सिंध का नाम जरूर से दोहराया होगा, और वो हिस्सा आज भारत के पास में नहीं है तो भारत कुछ तो सोचता होगा उसे लेकर। राष्ट्रगान गाइएगा, आपको सिंध का नाम याद आ जाएगा। अब आप देखिए, इन्होंने जैसे इस पुस्तक को लेकर यहाँ पर चर्चा करी तो इन्होंने कहा कि उनकी भाषा परंपरा हमसे बिल्कुल मेल खाती है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। उनके अंदर जो खून दौड़ता है वही भारत के अंदर रहने वाले सिंधियों के अंदर दौड़ता है। इसीलिए वो आज नहीं तो कल हमारे हो जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम गंगा नदी को पूजते हैं उसी प्रकार से वो सिंधु नदी को पूजते हैं। और सिंधु नदी को केवल वहां रहने वाले सिंधु लोग ही नहीं पूजते, बल्कि सिंध प्रांत के अंदर रहने वाले मुसलमान भी पूछते हैं और उनके लिए आबे जमजम उनके लिए पवित्र है। ठीक उसी प्रकार से सिंधु नदी भी इनके लिए यहाँ पर पवित्र है। और जैसे इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए, सिंध प्रांत के अंदर जो हमेशा ये आवाज उठती आई है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा ना कभी अपने आप को मानते थे ना आज मानते हैं, हमें अब अलग होना है, तो उन लोगों ने भी गर्मजोशी के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर स्वागत किया है। आगे मैं उनके स्टेटमेंट भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आप देख लो कि कौन से सिंध को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का मैप है, ये है ना। तो पाकिस्तान के मैप की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 4 प्रांत हैं। सबसे बड़े प्रांत की अगर हम बात करें तो ये आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के बाद में दूसरे बड़े प्रांत की बात करें तो ये आता है पंजाब, और तीसरे बड़े प्रांत की बात करें तो ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है यही है सिंध प्रांत, जिसको लेकर अभी हाल ही में
चर्चा की गई थी। और चौथा प्रांत आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटा खैबर पख्तूनवा यहाँ पे है। अब इसी हिस्से को भारत जो है काटने की बात कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा होगा पाकिस्तान वालों को कि आखिर हो क्या रहा है। कभी बलूचिस्तान बोलता है कि हमें नहीं रहना है, कभी खैबर पख्तूनवा बोलता है कि अफगानिस्तान के साथ में मिलेंगे, कभी ये बोलते हैं सिंध वाले के भारत ले जाएगा सिंध को, फिर हमारे पास में बचेगा क्या, केवल पंजाब, फिर नाम होगा एक पंजाब देश, पाकिस्तान कभी हुआ करता था, है कि नहीं। अब आगे बढ़े उससे पहले इनका जरा स्टेटमेंट आप यहाँ पर सुन लीजिए। आज सिंध की भूमि मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। भारत माता की जय। ये जैसे इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए उसके बाद में पूरे हॉल के अंदर केवल भारत माता की जय के नारे गूंजना शुरू हो गए। अब आगे देखिए, इनके स्टेटमेंट तो यहाँ खत्म होते हैं, पाकिस्तान वालों के अब भड़काऊ बयान यहाँ शुरू हो जाते हैं। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, कल इसने यही बात क्लियर बोली थी कि हम भारत के साथ में अगर युद्ध लड़ते हैं तो हम जीत नहीं सकते, क्योंकि अभी भी हम पाकिस्तान वाले भारत के सामने घुटने टिकाने पर मजबूर हो गए थे और हमने बोला था कि कुछ भी करो युद्ध को रोक दो। यही था ना इशाक डार जिसने क्लियर कहा था कि अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था, भारत पाकिस्तान की मर्जी से युद्ध रुका था और हम चाहते थे किसी भी तरीके से युद्ध रुक जाए। 3 पक्ष क्या, मैं तो 30 भी मिलाने के लिए रेडी हो गए थे, भारत नहीं मान रहा था। खैर वो बातें अलग थी। आप जरा सुनिए, विदेश मंत्री इशाक डार की तरफ से इस बात को कहा गया कि भारत के मन में कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, तभी वो सीमाओं को बढ़ाने की बात यहां पर कर रहा है। और ऐसे बयान देना इनकी सोच को यहां पर जाहिर करता है कि कुछ तो बड़ा ये करने वाले हैं। ऐसे बयान देने के बाद में इन्होंने कहा कि सिंध हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, हम किसी भी कीमत पर इसे भारत को नहीं देंगे। चाहे अगर जरूरत पड़ती है तो हम यूनाइटेड नेशन के पास में जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इनको याद दिलाने वाले हैं, चाहे हमें शांति समझौता करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं, और अगर हमें हथियार उठाना पड़ा तो हम हथियार उठाने के लिए भी पूरी तरीके से रेडी है। यहां तक कि इन्होंने कहा था कि भारत जिस प्रकार से सिंध को लेकर स्टेटमेंट दे रहा है वो स्टेटमेंट एक तरफा रखे, सबसे पहले भारत पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े की वजह है कश्मीर, उसको लेकर चर्चा करे। और यूएन के अंदर हम अब प्रस्ताव लेके जाने वाले हैं कि कश्मीर को लेकर समस्या का समाधान किया जाए। और ये लोग समझना भी नहीं चाहते, भारत ने कई बार क्लियर कह दिया है कि कश्मीर भारत का था और वो भारत के अंदर अभिन्न अंग बन चुका है, मिल चुका है, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, किसी तीसरे पक्ष का हम हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा कश्मीर के मुद्दे के अलावा इन्होंने और भी यहाँ पर दूसरे बयान दे दिए। इन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार होते हैं उसे लेकर कड़े कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। ये इनके द्वारा कहा गया है कि ये अल्पसंख्यक है और इन्हें थोड़ा सा यहाँ पर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचना चाहिए, उनकी पहचान, और वहां पे कई प्रकार के हिंसात्मक आंदोलन हो चुके हैं तो उससे लेकर यहां पर चर्चा की जानी चाहिए। बिल्कुल हिंसात्मक चीजें हुई होगी वहां पे, इसीलिए तो भारत सरकार ने SIR वहां पर लागू कर दिया, क्योंकि हिंसा करने वाले कौन है और हिंसाओं भड़काऊ बयान देने वाले कौन है वो तो भारत सरकार भी अच्छे से जानती है, पाकिस्तान वालों को याद दिलाने के लिए जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान वाले इसके साथ ये बात भी बोलते हैं कि पाकिस्तान का संविधान हमें सिखाता है कि जहां पर चुप रहना है, शांति समझौता करना है, वहां हम शांति समझौता भी करेंगे, और जहां हमें हथियार उठाने की जरूरत है वहां हम हथियार भी उठाएंगे। अब इतने स्टेटमेंट आ रहे थे तो ये ख्वाजा आसिफ अली जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है ये कहां पीछे रह सकता है। तो इसने कहा था कि POK और सिंध को लेकर जिस प्रकार से भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं वो बयान देना अच्छी बात नहीं है, और अपने शब्दों को वापस ले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस प्रकार की बात कही है। और साथ ही कहा है कि भारत वाले
क्या पाकिस्तान के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से आप स्कैन करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंध के बारे में बता दूं और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूं कि जैसे ही हमारे देश के रक्षा मंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद में पाकिस्तान में सिंध प्रांत के अंदर रहने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये दिखाई दे रहा है आपको पाकिस्तान, और यहाँ चलेंगे अगर हम तो ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सिंध प्रांत। अगर हम सिंध प्रांत की बात करें तो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा प्रांत है और पूरे पाकिस्तान के अंदर 30% GDP अगर कोई देता है तो वो यही देने वाला है। पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर इसी सिंध प्रांत के अंदर है, जिसे आप कराची नाम से जानते हो। तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या यहाँ निवास करती है और पूरे सिंध की अगर हम बात करें तो 5.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अगर बात करें कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ निवास करता है तो हिंदू सिंधी जो हैं वो निवास करते हैं और मुस्लिम यहाँ पर निवास करते हैं। पर बंटवारे के समय में 4 में से 1 हिंदू आपको यहाँ पर नजर आता था, पर आज यहाँ पर केवल 1.2% ही हिंदू सिंधी बचे हुए हैं। बाकी लगभग जो है पलायन कर चुके हैं, कुछ लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोगों का धर्मांतरण इनके द्वारा करवा दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम इसके वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 1,40,000 वर्ग किलोमीटर जो है इसका पूरा का पूरा हिस्सा है। ये वाला हिस्सा जो है पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से क्योंकि यहीं से बहुत ज्यादा व्यापार होता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन यहीं पर निवास करते हैं क्योंकि यहीं पर 2 बड़े बंदरगाह भी हैं। एक है कराची बंदरगाह और एक है बिन कासिम, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर यहाँ पर एक बंदरगाह भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 बंदरगाह मौजूद है। अब आप देखिए सिंध की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि सिंध के नेता जो अभी वर्तमान में वहां मौजूद हैं उन्होंने क्या कहा है। सिंध के नेता ने राजनाथ सिंह के बयान का बहुत ज्यादा स्वागत किया है। क्या कहा है, जय सिंध मुत्तहिदा महाज यानी कि JSMM के नेता शफी बुरफत, ये आपको सबसे पहले मैं शफी बुरफत दिखा देती हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, शफी बुरफत है, जो कि हमेशा इनका एक ही मकसद रहा है कि सिंध प्रांत को पाकिस्तान से अलग करके नए सिंधु देश की स्थापना करना है, जिसके लिए समय समय पर नारेबाजी होती रही है कि वी वांट सिंधु देश। तो ये आपको दिखाई दिए हैं नेता जिनका नाम है शफी बुरफत। इन्होंने राजनाथ सिंह के बयान का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया है और साथ ही इन्होंने लिखा है कि यह बयान सिंधी लोगों के लिए ऐतिहासिक और हौसला देने वाला है और प्रेरणादायक भी है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं। आगे देखिए, इनके मुताबिक यह बयान सिंध की आजादी और भारत के साथ भविष्य में मजबूत संबंधों की उम्मीद जगाता है। इन्होंने कहा है कि सिंधु देश आंदोलन शुरू से ही इस विचार को मानता रहा है कि सिंध और भारत के बीच में गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंध रहेंगे। इसके साथ ही सुनिए, आगे आप सुनिए, बुरफत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह सिंधी लोगों की पहचान, भाषा और संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और यह पाकिस्तान भारत को याद दिला रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है पहचान, परंपरा, संस्कृति को लेकर खतरे हैं। इस वजह से आए दिन वहां पर आंदोलन होते हैं। तो तुम जरा तुम्हारे देश का ध्यान लगाओ, दूसरे देशों के बारे में ज्यादा सोचने की तुमको जरूरत नहीं है। आगे कहा है कि पाकिस्तान में सिंधियों के राजनीतिक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके संसाधनों का शोषण किया जा रहा है और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब के ऊपर लगातार अत्याचार होते रहे हैं। आगे देखिए, ये जो इनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई है उस पार्टी का नाम क्या है, JSQM इस पार्टी का नाम है, जो कि 1972 के बाद से ही लगातार सिंध को अलग देश बनाने की मांग यहाँ पर लगातार करते आई है। इनका केवल एक ही मकसद है, या तो सिंधु देश बन जाए या फिर सिंध को क्या कर दिया जाए, भारत के अंदर शामिल कर दिया जाए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके इतिहास की तरफ लिए चलती हूँ कि आखिरकार सिंध प्रांत कैसे बना और प्रांत बनने के बाद में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में ये पाकिस्तान के हिस्से में आखिरकार कैसे चला गया। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का नक्शा और यहाँ अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है सिंध। अब ये जो सिंध है ना, इसे सबसे पहले प्रांत बनाने की मांग उठी थी 1913 के अंदर। किसने उठाई थी, हरचंद्राई के द्वारा। कांग्रेस असेंबली के अंदर सबसे पहले इनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि इसको अलग बना दिया जाए। ठीक है, मांग चलती रही, समय बीता, 1936 का दौर आया।
1936 के दौर में आते आते बॉम्बे प्रेसिडेंसी का यह हिस्सा बन गया। उस समय भी बहुत ज्यादा, अभी जैसे जातियों को लेकर लोग लड़ाते हैं ना कि आप महाराष्ट्र के अंदर हो तो मराठी बोलना पड़ेगा, आप कर्नाटक के अंदर हो तो कन्नड़ बोलना पड़ेगा, उसी प्रकार से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर गुजरात भी शामिल था और महाराष्ट्र भी शामिल था। तो उस समय गुजराती लोग और मराठावाड़ के जो लोग हैं वो इनको दबाना शुरू हो गए थे, ये इनके द्वारा कहा जाता है। इस वजह से इन्होंने कहा कि अलग प्रांत हमें बना के दे दो। बस ये प्रांत जो है मांग लगातार उठती रही और उसी दौर में 1936 के बाद में 1938 का दौर आता है और 1938 के दौर में सबसे पहली बार पाकिस्तान को एक मतलब भारत का एक टुकड़ा तोड़ के पाकिस्तान अलग देश बनाने की मांग यहाँ पर उठने लगी। और उन लोगों के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि हम चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान बना दिया जाए। ये देखिए आप जरा, पाकिस्तान की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, पाकिस्तान नहीं, पहले पाकिस्तान की मांग उठी थी। तो जिसमें कहा गया था कि पी मतलब हमें चाहिए पंजाब, तो पंजाब भी दो हिस्सों में बढ़ गया, थोड़ा पंजाब भारत के पास में बचा, बाकी कहाँ चला गया, इसके पास में चला गया। पाकिस्तान के बाद इन्होंने मांगा ए फॉर अफगानिस्तान, है ना, ये तो मिलने से रहा। फिर इनके द्वारा के फॉर मांगा गया कश्मीर, जिसमें पीओके का हिस्सा आज भी इन लोगों के पास में है जो कि वापस लेना है। एस मतलब इन्होंने मांगा था सिंध प्रांत, यानी कि ये जो सिंध प्रदेश है ये मांग लिया था। और तान का मतलब बलूचिस्तान जो है इनके द्वारा मांगा गया। तो पूरे पाकिस्तान का इनके द्वारा अर्थ बता दिया गया और ऐसे करके इन्होंने इसकी मांग कर ली। 1942 में सिंध प्रांत के लोग जो है पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू हो गए कि ठीक है, ये अलग देश की मांग कर रहा है, इसे अलग देश बनाने के लिए बात करो। और सिंध प्रांत बनते से ही उसकी विधानसभा के अंदर सबसे पहले इस बात को रख दिया गया था कि ठीक है, क्या करो, अलग देश बना दो। और इनके अंदर जैसे प्रस्ताव रखा गया तो पाकिस्तान वालों ने इनको ही मांग लिया कि भाई सिंध वाले हमारा समर्थन कर रहे हैं तो सिंध ही हमें दे दो। और 1942 के बाद में इनकी बर्बादी शुरू हुई। 1947 के आते आते सिंध को कहाँ मिला दिया गया, पाकिस्तान के अंदर मिला दिया गया, वो भी जबरन तरीके से। और उस समय से इन लोगों का यही मानना था कि अगर ये हमें भारत के साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, हम पर पाकिस्तान के साथ में भी नहीं रहना चाहते, हमें एक अलग देश बना दो। और अगर अलग देश नहीं बनाते हो तो हमें वापस कहाँ जाना है, भारत की तरफ जाना है। और उस समय कई सारे लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया गया था और उसी विरोध के चलते कई सारे हिंदू सिंधी जो थे वो भारत की तरफ पलायन कर गए। लाखों की संख्या में लोगों ने सिंध प्रांत को छोड़ दिया और वो भारत के अंदर आ गए। और आज वो भारत के अंदर बड़े बड़े व्यापारी बनकर बैठे हुए हैं। और आज हिंदू सिंधी जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं वो चाहे बड़े स्तर पर होंगे, पर जिसे भारत के अंदर बड़े स्तर पर हैं, इतने बड़े स्तर पे वो नहीं है। गरीबी को लेकर भी वो लगातार जूझते रहते हैं, है ना। अब आप इनको लेकर क्या सोचते हैं मुझे लिखिएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर कितने हिंदू सिंधी निवास करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो भारत के, पूरे भारत की अगर हम बात करें तो 27 से 28 लाख के आसपास जो है सिंधी व्यक्ति निवास करते हैं, जो कि सिंधु सभ्यता के माने जाते हैं। आप जरा सुनिएगा, ये यहाँ पर निवास करते हैं। और सबसे ज्यादा हिंदू सिंधी आपको कहाँ दिखाई देंगे, तो पूरे मैप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अगर आप जाओगे तो एक उल्हासनगर दिखाई देगा। कभी कभी लोग मजाक में उसे उल्हासनगर की जगह मिनी सिंध प्रांत भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। देश के अलग अलग कोने में बसे हुए हैं, गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश के अंदर है, तेलंगाना, कर्नाटक, इनमें ज्यादातर इनकी संख्या निवास करती है। और इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में यह कहा गया था कि जितने भी गैर मुस्लिम है, यानी कि जो सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिंधी है, जो भी जाति के वो बिलोंग करते हैं, अगर उन्हें आस पड़ोस के देशों में सताया जा रहा है तो वो भारत आ सकते हैं। और उसमें कई सारे लोग जो हैं सिंधी भारत के अंदर आए थे। और वो जैसे ही भारत में आए तो भारत सरकार ने कई सारी रिफ्यूजीज कॉलोनी भी यहाँ पर बना दी है, जिसके अंदर ये लोग निवास करते हैं। अब पाकिस्तान के जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं डमी पीएम, वो बोल रहा है कि हम इस बात की निंदा करते हैं। करते रहो निंदा, हमको क्या फर्क पड़ता है भाई, बोलते रहो जो बोलना है। अब आप जरा इस बात को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या सिंध प्रांत को भारत जल्द ही तोड़ के भारत के अंदर मिलाने वाला है? अगर देश के रक्षा मंत्री की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं तो आप ऐसे स्टेटमेंट को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और आज मुझसे थोड़ा ढंग से नहीं बोला जा रहा है क्योंकि छाले हो रहे हैं मुंह में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से,
उस पर आप जैसे ही टाइप करेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। एग्जाम नारी के नाम से कमेंट कर रखा है। और आने वाले 28 तारीख को शाम को 5 बजे एक शानदार वेबिनार का आयोजित होगा, जिसके अंदर आप सभी को जुड़ना है और एकदम फ्री में डेटा एनालिस्ट सीखने का मौका यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो जरूर से इस फॉर्म को भर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।